आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है 12th क्लास का, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज की क्लास में हम इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। तो लेक्चर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बेसिकली इसमें हम लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी समझेंगे, वो आगे हम लोग समझेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। तो बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? बेसिकली क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग वन कॉन्ट्रास्टिंग जीन इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली जितने भी कैरेक्टर हैं, सीड का कलर हो, चाहे फ्लावर का कलर हो, फ्लावर का पोजीशन हो, फ्रूट का कलर हो, फ्रूट का पोजीशन हो, इन सारों को एक जैसा ही लेंगे, बस एक कैरेक्टर को कॉन्ट्रास्ट लेंगे, एक कैरेक्टर को हम डिफरेंट लेंगे। वो होगा पी का जो स्टेम का जो साइज होता है वो एक लंबा ले लेंगे और एक डॉफ यानी कि बौना ले लेंगे, और इस पे लगाएंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली इस क्रॉस में अगर आप देखोगे तो कैपिटल टी को हम लोग मेल मान लेंगे और स्मॉल टी को हम लोग फीमेल मान लेंगे, और इसको क्रॉस करवाएंगे। चूंकि ये पेरेंट हो गया, इसी से क्रॉस होगा। जब इसको क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल टी डोमिनेंट होगा, यानी कि पूरा लंबा पेड़ होगा उसका, और स्मॉल टी डॉर्फ होगा, यानी कि छोटा होगा। इसे लेक्चर 1 में मैंने बता दिया था कि कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट होगा, वो लंबा वाला पेड़ होगा, और जो स्मॉल टी होगा वो छोटा वाला ट्रेट होगा। बेसिकली जब इसको क्रॉस कराया जाएगा तो आप देखोगे कि इस क्रॉस में हर संभव कैपिटल टी और स्मॉल टी ही आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब होता है डोमिनेंट, यानी कि जितने भी प्लांट आएंगे वो सारे के सारे लंबे आएंगे। इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है, इसको मेंडल ने दिया था। बेसिकली उन्होंने फैक्टर शब्द को यूज किया था। जहाँ जहाँ जीन होता है ना, वहाँ पे उन्होंने फैक्टर शब्द का यूज किया था। इन्होंने कहा था फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, यानी कि दो में पाए जाएंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे कि हमको अभी दिखाई दे रहा है। और जब भी पाए जाएंगे, और अगर यदि ये डिसिमिलर होंगे, इफ These are dissimilar, तो one is dominant to other, तो कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी पे डोमिनेंट हो रहा है, यही तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप आएगा, यानी कि जो पेड़ जो होगा वो सारे के सारे लंबे होंगे, और एक भी छोटा नहीं होगा। ऑल आर टॉल, नन ऑफ आर डॉर्फ, और इतने लंबे आएंगे कि पेरेंट्स जितने लंबे थे उतने ही। ऐसा नहीं कि 6 फीट का अगर पेरेंट का अगर पेड़ था तो उसका जो क्रॉस कराने के बाद जो आएगा वो F1 जनरेशन में वो छोटा होगा, यानी कि 1 फीट कम होगा। नहीं, बिल्कुल 6 फीट का होगा तो 6 फीट का ही आएगा। जब सेल्फिंग कराया जाएगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि दो लंबे पेड़ों का जब क्रॉस करवाया जाएगा तो इसमें जो पेरेंट टू, यानी कि जो जनरेशन F2 जनरेशन जो देखने को मिलेगा, उसमें आपको एक पेड़ कैपिटल टी मिलेगा जो कि डोमिनेंट होगा, यानी कि वो पेड़ लंबा होगा। इसमें दो जो होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, इसलिए वो भी पेड़ लंबा ही होगा। और स्मॉल टी एक आएंगे, यानी कि वो पेड़ बौना हो जाएगा। यानी कि जो रेशियो आएगा ये 3:4 या फिर 1:4 भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जब भी स्मॉल टी यानी कि रिसेसिव होमोजाइगस ट्रेट होगा तो हमेशा ये अपने अस्तित्व को बना के रखेगा। ये अगर बौना था तो ये बौना ही पेड़ रहेगा। यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप आता है वो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का आता है, और जो जीनोटिपिक रेशियो आता है वो 1:2:1 आता है। मेंडल ने एक और चीज किया था। बेसिकली उन्होंने जो F2 के भी जितने भी प्लांट्स थे, यानी कि जो होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स थे, यानी कि स्मॉल टी, जब भी वो क्रॉस करवाते थे स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ, तो हर हमेशा स्मॉल टी ही आता था। यानी कि उनको ये समझ में आया कि अगर रिसेसिव वाले होमोजाइगस का अगर क्रॉस करवाया जाएगा तो हर हमेशा जो आएगा वो स्मॉल टी आएगा। यानी कि मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F2 प्लांट्स एंड फाउंड दैट डॉर्फ F2 प्लांट्स कंटिन्यू टू जनरेट डॉर्फ प्लांट्स इन F3 and 4 जनरेशन। हर बार जनरेशन में उनको स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव वाला आता था। लेकिन मेंडल जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर फिनोटाइप अगर डोमिनेंट है, यानी कि वो पेड़ लंबा है, 6 फीट का है, पेरेंट की तरह है, तो उसका जीनोटाइप जो होगा वो होमोजाइगस है, यानी कि कैपिटल टी है, या फिर हेट्रोजाइगस है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी ये तो डोमिनेंट होंगे ना, और डोमिनेंट ऐसे होंगे कि दिखने में सेम टू सेम कैपिटल टी जैसा लगता है। लेकिन आप बाहर से कैसे पता लगा पाओगे कि इसमें जो जीनोटाइप है, यानी कि जो ये हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, यानी कि कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसके लिए उन्होंने एक टेस्ट क्रॉस को लगाया था, टेस्ट क्रॉस को डिवाइस किया था। तो अब हम समझते हैं टेस्ट क्रॉस डिवाइस के बारे में। बेसिकली टेस्ट क्रॉस डिवाइस का मतलब होता है इफ फिनोटाइप इज डोमिनेंट
तो जीनोटाइप इसका होमोजाइगस होगा यानी कि कैपिटल टी होगा, या फिर हेटेरोजाइगस यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसके लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फ्लावर कलर पे इन्होंने इसका एग्जांपल लिया हुआ है, एनसीईआरटी ने फ्लावर कलर पे लिया हुआ है। तो बेसिकली फ्लावर कलर का अगर आप देखोगे तो वायलेट कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है और व्हाइट कलर जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो बेसिकली इसमें कैपिटल डब्ल्यू को डोमिनेंट मान लिया गया है और स्मॉल डब्ल्यू को रिसेसिव मान लिया गया है। और हर बार डब्ल्यू यानी कि कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अब कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही यहाँ पे क्यों क्रॉस करवाया जा रहा है। अगर डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ अगर करवाएंगे ना तो हमेशा डोमिनेंट आएगा। ये पता लगाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये जो फिनोटाइप है इसका जो डोमिनेंट वाले का है, ये जीनोटाइप इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है। इसलिए हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही क्रॉस कराया जाता है। यहाँ पे देखने को मिला जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, यानी कि जब भी होमोजाइगस कंडीशन आएगा तो इसमें आप देख पाओगे कि 4:1 का फिनोटिपिक रेशियो आता है और जीनोटिपिक रेशियो भी जो होगा वो 4:0 का आएगा। यानी कि जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे वायलेट कलर के आएंगे, एक भी व्हाइट कलर का नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का फिर से करवाओगे क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो आता है। यानी कि इसमें आपको दो प्लांट जो मिलेंगे वो वायलेट कलर के मिलेंगे, यानी कि जो फ्लावर का जो कलर होगा, और जो दूसरा आएगा वो व्हाइट कलर का होगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर जब भी आपको पता लगाना हो कि इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर आया है वो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें टेस्ट क्रॉस लगाया जाता है। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर 4:0 फिनोटिपिक रेशियो या फिर 4:0 जीनोटाइपिक रेशियो अगर आ रहा है होमोजाइगस यानी कि कैपिटल टी है, और अगर 1:1 का रेशियो आ रहा है तो इसमें ये स्पष्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि वो हेटेरोजाइगस वाला जीनोटाइप है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है। आई होप आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब इस लॉ ऑफ डोमिनेंस का ना कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? जैसे कि लॉ ऑफ को डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करता है, फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन आपको यहां देखने को मिलेगा कि जो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए होता है, बी होता है, ओ होता है, यानी कि एक जीन के 3 एलील हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली यहां पे 2 ही एलील होता है। तो मल्टीपल एलेलिज्म जो होता है वो अपवाद होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लेकिन आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करोगे तो ये हमेशा यूनिवर्सल होता है, हर जगह ये फॉलो होगा। यानी कि जब भी मैं अलग अलग टॉपिक में लेके जाऊंगा आपको तो वहां आपको प्रूफ करवाऊंगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का तो अपवाद है, 3 अपवाद है, मल्टीपल एलेलिज्म, लॉ ऑफ को डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट। लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि हर बार इन तीनों केस में भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। यानी कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस यानी कि पोस्ट मेंडेलियन की बात करें, इन्होंने मेंडल जी ने ये काम नहीं किया था, टेस्ट क्रॉस तो मेंडल ने किया था, लेकिन ये मेंडल जी के बाद की कहानी है। यानी कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें, बेसिकली इसका जो एग्जाम्पल है वो फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम भी उसको बोला जाता है फ्लावर। बेसिकली इसका जो फ्लावर का कलर होता है वो एक रेड कलर का भी होता है और व्हाइट कलर का भी होता है। जब रेड कलर का आप लोगे तो डोमिनेंट में कैपिटल आर को फिर आप क्रॉस करवाओगे स्मॉल आर। पेरेंट में हमेशा प्योर लिया जाता है, यानी कैपिटल आर हमेशा यानी कि डोमिनेंट वाले को हमेशा मेल माना जाएगा और स्मॉल आर जो व्हाइट कलर का होगा उसको फीमेल माना जाएगा। और जब इसको क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में आप देखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर ही आएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि मेंडल के अनुसार जो अगला जनरेशन आएगा वो सारे के सारे रेड कलर के आएंगे, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, ये ना रेड कलर का आता है ना ही व्हाइट कलर का आता है, यहाँ पे ये पिंक कलर का आता है। यानी कि ये अच्छे से यानी कि कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दिखाया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाया है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम बात करें फिर इसका यानी कैपिटल आर स्मॉल आर को, फिर जब सेल्फिंग होगी यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आप इसमें देखोगे कि 1:2:1 का रेशियो आता है, फिनोटिपिक रेशियो भी और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 का आएगा। यानी कि कैपिटल आर ये जब रहेगा तो रेड कलर का होगा, लेकिन जब भी हेटेरोजाइगस आएगा यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर करे, यानी कि जब हम लोगों ने देखा था स्टेम की हाइट के बारे में तो वहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेट यानी कि पेड़ जो लंबा आया था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर में
मेंडल के अकॉर्डिंग रेड आना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसलिए यहाँ पे ये पिंक कलर का है। यानी कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन मिलेगा वो कलर पिंक हो जाएगा, ना ही रेड होगा और ना ही व्हाइट होगा। लेकिन अगर आप देखोगे एक इसमें आता है स्मॉल आर, यानी कि मैंने बोला था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा फॉलो होता है क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है। जब भी स्मॉल आर आया, ये अपना अस्तित्व बना करके रखा, और जो फ्लावर का जो कलर आया, स्नैपड्रैगन फ्लावर का जो कलर आया वो व्हाइट कलर के आया। कहने का मतलब है इसका फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होगा। यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर जो स्मॉल आर एक आएंगे, कैपिटल आर दो आएंगे, कैपिटल आर एक ही आएगा। यानी कि ये रेशियो होता है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि F1 जनरेशन में अगर आप देखोगे तो रिसेंबल नन ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि एक भी जो पेरेंट्स होगा, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर अपने रेड कलर का, यानी कि अपने पेरेंट के जैसा नहीं होगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यहाँ पे फॉलो हो ही रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस का एग्जांपल होता है, दो एग्जांपल है बेसिकली। एक एग्जांपल जैसे कि हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप आता है वो ए ग्रुप भी होता है, बी भी होता है, ओ भी होता है और ए बी भी होता है। अब यहाँ ध्यान समझने वाली बात है कि जब भी एंटीजन ए, यानी कि जो आरबीसी का जो सरफेस है उस पर अगर ए एंटीजन आएगा तो उसका जब एंटीजन ओ के साथ क्रॉस कराएगा जाएगा तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप ही आएगा। ए का ए के साथ क्रॉस कराएंगे तो ए आएगा, ए ब्लड ग्रुप ही आएगा। बी का ओ के साथ कराएंगे तो बी आएगा, बी का बी के साथ क्रॉस कराएंगे तो बी ही आएगा। फिर ओ का ओ के साथ अगर क्रॉस करवाएंगे तो ओ ही आएगा। यहाँ पे सिर्फ आई लिखा हुआ है, एंटीजन ओ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि नहीं है उसमें कोई आरबीसी पे सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए उसको जीरो मान लिया जाता है। लेकिन ए बी हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ओ यूज कर लिया जाता है, बेसिकली इसको जीरो माना गया था। लेकिन अगर आप ए बी का, ए और बी का क्रॉस करवाओगे तो ना ए डोमिनेंट होगा ना ही बी डोमिनेंट होगा, ये दोनों ही ब्लड ग्रुप आ जाते हैं। यानी कि ए और बी दोनों टाइप के आ जाते हैं, यानी कि ए भी ब्लड ग्रुप होता है, बी भी ब्लड ग्रुप होता है, ओ भी होता है और ए भी ब्लड ग्रुप भी होता है। क्योंकि ए और बी का जब भी क्रॉस कराएगा तो इसमें कोई एक दूसरे पे डोमिनेंट नहीं होगा, ये दोनों का अस्तित्व बना हुआ रहेगा। तो वहीं पे अगर आप देखोगे तो 4 टाइप का यहाँ पे फिनोटाइप हो जाता है, लेकिन जीनोटाइप यहाँ पे 6 टाइप का हो जाता है। और ए और बी का जब आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ पे जो आएगा 1:2:1 का रेशियो आएगा। यानी कि एक जो आएगा ब्लड ग्रुप वो ए आएगा, 2 आएगा वो ए बी आएगा और एक जो आएगा वो बी आएगा। यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ भी फॉलो हो रहा है। वहीं पे अगर आप ब्लड ग्रुप देखोगे तो यहाँ पे एक इंसान में ए ब्लड ग्रुप आएगा, 2 इंसान में ए बी ब्लड ग्रुप आएगा और एक इंसान में मात्र बी ब्लड ग्रुप आएगा। तो ये है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। तीसरा जो एक्सेप्शन आता है वो आता है मल्टीपल एलेलिज्म। जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि 2 टाइप के अलील मिलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ए बी ओ 3 टाइप के अलील मिलते हैं। यानी कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये मल्टीपल एलेलिज्म है, यानी कि किसी व्यक्ति में, और हमेशा जब भी ये स्टडी किया जाता है ये पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है। 1 या 2 व्यक्ति में आप पॉपुलेशन नहीं कर सकते, हो सकता है मेरा ओ ब्लड ग्रुप हो, आपका बी हो तो ओ बी आया ना। अगर आप पॉपुलेशन 3 आदमी का अगर आप स्टडी करोगे तो एक में ए आएगा, बी आएगा, ओ आ गया। तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट इज लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकेंड इज लॉ ऑफ codominance and third is multiple allelism. These are the exception of law of dominance, but you will see the whole chapter law of segregation always फॉलो। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हो रहा है वो हमेशा फॉलो हो रहा है, तो इस बात को याद रखेंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमेशा फॉलो होता है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस कहीं जगह पे अपवाद हो जाते हैं। अब हमको जो अगला टॉपिक समझना है वो प्लियोट्रॉपी के बारे में समझना है। बेसिकली प्लियोट्रॉपी आगे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन हम थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेट कर रहा है इसलिए मैं आपको यही बता देता हूँ। प्लियोट्रॉपी का बेसिकली मतलब होता है कि 1 जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि अब एक पॉलीजेनिक भी आता है, वो दूसरा चीज होता है, वो मैं जब पॉलीजेनिक बताऊंगा फिर वो बताऊंगा आपको। लेकिन प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है 1 जीन इज कंट्रोल 2 कैरेक्टर, यानी कि एक जीन से 2 कैरेक्टर डिसाइड होता है। मान लीजिए इसका एग्जांपल बेसिकली थ्योरी दिया हुआ है, आप इसको आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि जैसे कि जो गार्डियन पी होता है उसका अगर जीन कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा, यानी कि जो जीन होते हैं अलील होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि बी का जो अगर जीन है वो कैपिटल बी होगा और स्मॉल बी होगा। इसमें अगर आप देखोगे सीड शेप की बात अगर हम देखेंगे तो सीड शेप में अगर कैपिटल बी आएगा तो उस सीड का शेप जो होगा वो राउंड आएगा, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा फिर भी सीड का जो शेप होगा वो राउंड ही आएगा। लेकिन स्मॉल बी आएगा तो जो सीड का शेप होगा वो रिंकल्ड आ जाता है। लेकिन चूंकि मैंने बताया एक जीन से 2 कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है, एक और कैरेक्टर लिया जाएगा। पहला तो सीड शेप की बात होगी, दूसरा होता है स्टार्च ग्रेन्यूल्स का जो साइज होता है वो भी एक जीन ही उसको डिसाइड करता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कैपिटल बी आएगा तो जो ग्रेनुअल का जो साइज होगा वो लार्ज होगा, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो ग्रेनुअल का जो साइज होगा यानी कि स्टार्च ग्रेनुअल का जो साइज होगा वो
फिर भी लार्ज ही आएगा, लेकिन स्मॉल भी आएगा तो जो ग्रेनुअल का साइज होगा वो स्मॉल आ जाएगा। यानी कि कैपिटल बी में लार्ज, कैपिटल बी स्मॉल बी में लार्ज और स्मॉल बी में स्मॉल आएगा। यानी कि अगर हम पेरेंट में देखेंगे तो ट्रू लाइन ऑलवेज लिया जाता है, कैपिटल बी का क्रॉस करवाया जाएगा स्मॉल बी के साथ। तो यहाँ पे अगर आप सीड शेप की बात करोगे तो कैपिटल बी में राउंड आ जाएगा और स्मॉल बी में ये रिंकल्ड आ जाएगा। और अगर स्टार्च ग्रेनुअल साइज में अगर हम देखेंगे तो कैपिटल बी में लार्ज आएगा और स्मॉल बी में जो आएगा वो कैरेक्टर वो स्मॉल आएगा। लेकिन अगर आप वन जनरेशन यानी कि जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, यानी कि कैपिटल बी का स्मॉल बी के साथ, तब क्रॉस करने के बाद आपको हर हमेशा कैपिटल बी स्मॉल बी ही दिखेगा। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो हर केस में कैपिटल बी स्मॉल बी ही आ रहा है। तो सीड के शेप में यहाँ पे आप देखोगे कि ये राउंड शेप का आता है। लेकिन अगर हम जब बात करें स्टार्च ग्रेनुअल साइज की, जब कैपिटल बी स्मॉल बी आता है तो यहाँ पे इसका साइज जो होता है वो इंटरमीडिएट आता है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर आप बात करोगे तो जब भी कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगा तो ये डोमिनेंट होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट हो जाता है। यानी कि अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो सीड शेप में इसको ये बना के रख रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को बरकरार रख रहा है। लेकिन जब भी स्टार्च ग्रेनुअल साइज की बात आई यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी की, होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण इसका साइज लार्ज, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट, ना ये लार्ज रहा ना ये स्मॉल रहा, ये इंटरमीडिएट आ गया। लेकिन जब भी हम इसका क्रॉस करवाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी का, फिर यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी यानी कि सेल्फिंग करवाएंगे तो इसमें आप देखोगे कि इसका जो रेशियो आता है वो 1:2:1 आता है। यानी कि कैपिटल बी 1 आएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी 2 आएंगे और स्मॉल बी 1 आएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज रहा है। यानी कि सीड शेप की अगर बात करेंगे तो कैपिटल बी अगर रहेगा तो सीड का शेप राउंड होगा, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा तो सीड का शेप राउंड ही रहेगा। स्मॉल बी आएगा तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ भी फॉलो हो रहा है, इसलिए वो जो सीड का शेप आएगा वो रिंकल्ड ही आएगा। लेकिन हम स्टार्च ग्रेनुअल साइज की बात करेंगे तो कैपिटल बी आने पे तो होगा ही होगा उसका लार्ज साइज, लेकिन जैसे ही कैपिटल बी स्मॉल बी आया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट आ गया। यानी कि अगर आप गौर से समझेंगे तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर्स ऑफ अ जीन और प्रोडक्ट दैट इज it has information for it depends जीन प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस किसी की जागीर नहीं है, ये जीनोटाइप पे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस जीन को आप ले रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो सीड शेप की बारी आई तो लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है, लेकिन स्टार्च ग्रेनुअल साइज की बात आई तो यहाँ पे जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आया तो ये इंटरमीडिएट हो गया, ना बीच का रह गया, ना ये सीड का जो ग्रेनुअल का जो साइज था, स्टार्च ग्रेनुअल साइज था वो ना लार्ज रहा ना स्मॉल रहा, ये इंटरमीडिएट आ गया। यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी में यहाँ इंटरमीडिएट रहा। लेकिन आप सीड शेप में देखोगे कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा है तो वहाँ पे तो राउंड शेप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बन रहा है। तो ये होता है प्लियोट्रॉपी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन टॉपिक के बारे में। अब आपका इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेक्चर 3 में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन के बारे में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम लोगों ने समझ लिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझ लिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी समझ लिया और उसके एक्सेप्शन को भी समझ लिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 3 में। अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय।